सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 17 मई के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे चुनावी खबरें हैं, हम उसमें नहीं जाते हुए सीधे संपादकीय की ओर बढ़ेंगे। संपादकीय में आज बात करी है भारत ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर। जैसे कि हम जानते हैं, हाल ही में ईरान से हमने अपने व्यापार बढ़ाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता करा है। ईरान यूरेशिया और हिंद महासागर के मध्य एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार है, जिसमें भारत, रूस और यूरोप के बाज़ारों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। एशिया महाद्वीप की दो महाशक्तियां भारत और चीन की सामरिक प्रतिस्पर्धा, समृद्धि, परिवहन और पारगमन की रणनीति पर देखी जा सकती हैं। चीन की पर्ल ऑफ स्प्रिंग्स के जाल को भेदने के तौर पर चाबहार बंदरगाह के रूप में अंततः भारत की सफलता मिल गई है। असल में साथियों, हुआ क्या है कि ईरान में है एक बंदरगाह, चाबहार पोर्ट कहते हैं जिसे हम, चाबहार पोर्ट। अब अगर हमको बंदरगाह मिल गया है तो उससे पता है क्या हो रहा है कि हमारा जो व्यापार है वो और एशिया तक, सॉरी यूरोप से और एशिया के अन्य देशों तक जा सकता है बिना रुके, बिना किसी समस्या के। हम डायरेक्टली अपने ऊपर से क्यों नहीं व्यापार कर पा रहे हैं? कारण है जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। हम डायरेक्टली यहाँ से व्यापार नहीं कर सकते सेफली। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, चाइना पाकिस्तान से समस्या रहती है। इसलिए हम वहाँ की मार्केट को एक्सेस करने के लिए जितने एशियन नेशन हैं, जितने भी यूरोपियन नेशन हैं, ऑल्टरनेट रूट तैयार कर रहे हैं। हम बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह होने से हमारे पास व्यापार बहुत तेज़ी से और जगह फैलेगा, और जो हम मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया से काम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को, मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में बढ़ा रहे हैं, हम उनको बाज़ार दे पाएंगे बेचने के लिए भी। हमारे यहाँ एप्पल आईफोन बन रहा है, हमारे यहाँ टेस्ला गाड़ी बनने वाली है, हमारे यहाँ सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग होती है। हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएंगे, मगर हमको मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से पहले ट्रांसपोर्टेशन और ईज़ ऑफ मार्केट भी मुहैया कराना पड़ेगा। हमको एक बाज़ार देनी पड़ेगी बिजनेसमैन को, कि अगर वो हमारे यहाँ कोई चीज़ बना रहा है तो उसे बाज़ार भी तो मिले। हम एक सीमित बाज़ार हैं साथियों, हमारे यहाँ इतना लग्जरी गुड्स का कंजम्पशन नहीं होता है। पूरी पॉपुलेशन के कुछ ही लोग कंजम्पशन करते हैं। हमें एक बड़ा बाज़ार चाहिए, एशिया, यूरोप चाहिए, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। यूरोप वगैरह में बहुत कम मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग होता है। मेजर मैन्युफैक्चरिंग तो एशिया में ही होता है, अब हमारे यहाँ होने लगा है। बंदरगाह होने से हम एक रास्ता प्रोवाइड करा रहे हैं उत्पादों के लिए, जो कि अन्य बाज़ारों में जुड़ सकता है। दरअसल ईरान एक ऐसा देश है जो राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक प्रतिबंधों का सामना करते हुए अमेरिका विरोधी खेमे से जुड़ने के लिए हमेशा तैयार नज़र आता है। 2021 में चीन ईरान के बीच रणनीतिक रिश्तों की शुरुआत हो या मध्य पूर्व में प्रॉक्सी समूहों को मजबूत बनाए रखने की कोशिश है, ईरान हमेशा आगे रहा है। ईरान चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सदस्य है, और वह इसे पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु होने के ऐतिहासिक स्थिति को पुनः स्थापित करने के अवसर पर रूप में देखता है। ईरान के पास विश्व में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मौजूद हैं। आपको पता है ईरान ईरान में पता है तेल बहुत सस्ता है। ईरान में तेल बहुत सस्ता है, हमारे यहाँ महंगा है। हम 95 रुपीज़ वगैरह पे तेल लेते हैं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि ईरान में तेल इतना सस्ता है कि आपको कोई टेंशन ही नहीं है। करंट रेट तो मुझे नहीं पता है, मगर बहुत सस्ता है तेल, तो ऐसे ही ले जाओ आप। भौगोलिक रूप से दोनों देश निकट हैं, भारत और ईरान, जो किसी इसकी लागत तो कम कर सकते हैं। अगर हम वहाँ से तेल बेचने के लिए भारत की एक बड़े बाज़ार के रूप में बना सकें, उनके तेल को हम कंज्यूम कर लें, तो उन्हें भी फ़ायदा है। मगर असल में हम जो इतना आसान भी नहीं है, हमारे ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। ईरान पे बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं बेसिकली, हमारे ऊपर नहीं, तो उसका तेल हर जगह नहीं बिक सकता है। अब चाबहार बंदरगाहों को लेकर भारत और ईरान के बीच समझौते पूर्ण हो गए हैं। इसे सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण जीत मानी जा रही है। चाबहार बंदरगाह से भारत को होने वाले फ़ायदों में केंद्र में ईरान, अफगानिस्तान और रूस है। ये तीनों देश वर्तमान में कड़े वैश्विक प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। अमेरिका ने लंबे समय से तालिबान की किसी भी तरह के समर्थन को अपराध घोषित कर रखा है।
ऐसे में अफ़गानिस्तान में काबिज़ तालिबान और भारत के बीच सहयोग की गुंजाइश बेहद सीमित है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप संघ के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान सहित कई देशों ने रूस और 16,500 से अधिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। बहुत देशों ने मतलब एक डिप्लोमेटिकल वॉर चलता रहता है इन लोग के बीच में। चबहार बंदरगाह वाला ईरान भी गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन और परमाणु बम बनाने की कोशिशों के कारण कई वैश्विक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। फिर ईरान का कूटनीति और भारत की स्थिति में गहरे विरोधाभास है। ईरान के दो सबसे बड़े शत्रु राष्ट्र अमेरिका और इजराइल भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक साझेदारी हैं। भारत और अमेरिका व्यापक रणनीतिक भागीदार हैं। देखिए, ये भी बड़ी डिप्लोमेसी होती है कि यूएस और इजराइल बिल्कुल ईरान के एंटी हैं, है ना, मगर वो हमारे दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। भारत और इजराइल के बीच गहरे द्विपक्षीय आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक संबंध हैं। रूस के बाद इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्ति करता है। चबहार बंदरगाह वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए भारत के बहुत मददगार बन सकता है और आने वाले समय में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस बंदरगाह का योगदान अकल्पनीय रहेगा। अगला आर्टिकल है विस्थापन का दंश। दुनिया भर में हर वर्ष लाखों लोग विस्थापित होते हैं और उन्हें अकथनीय मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मगर 21वीं सदी का सफ़र तय करते विश्व में भी ऐसी ठोस पहलकदमी नहीं दिखाई देती जिसमें अपने जड़ों से उखाड़ दिए गए लोगों के दुख पर गौर किया जा सके। देखिए, विस्थापन, माइग्रेशन बीते कई कई दिनों में बढ़ गया है युद्धों के कारण, है ना। लगभग जहाँ जहाँ युद्ध चलते हैं वहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं, या जहाँ पे भी अस्थिरता होती है, युद्ध ही नहीं अस्थिरता होती है, सिविल वॉर होता है, वहाँ पे भी लोग परेशान हो जाते हैं। OIDMC की ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया है, जो माइग्रेशन डेटा मिला है, कि सन 2023 में दक्षिण एशिया में कुल 69,000 लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। इसमें अकेले मणिपुर से 67,000 लोग विस्थापित हुए हैं, उन्हें जाना पड़ा वहाँ से। यानी दक्षिण एशिया के सभी देशों में जितने लोगों को अपने ठोर से उजड़ना पड़ा, उसमें से 97% लोग मणिपुर के हैं। गौरतलब है कि सन 2018 के बाद यानी पिछले 5 वर्ष में भारत में हुए ये सबसे बड़ा विस्थापन है। देश के अन्य इलाकों में जहां बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदा और रोटी ऐसी वजह से लोग अपनी मर्जी से विस्थापित होते हैं, वहीं मणिपुर जैसी जगहों पे हिंसा एक मजबूरी बन गई है। IDMC ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि मार्च 23 में मणिपुर उच्च न्यायालय ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के संदर्भ में जो रुख जाहिर किया था, उसके बाद राज्य के बड़े हिस्से में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इसमें करीब 200 लोगों की जान जा चुकी है और इसी वजह से हज़ारों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। विश्व भर में ऐसे लोगों की एक बड़ी संख्या है जो बहुत मुश्किल से किसी जगह पर अपना ठिकाना, और उनमें से कुछ लोग घर बनाते हैं, मगर इससे ज़्यादा तकलीफदेह और क्या हो सकता है कि अन्य वैसी वजहों के लिए उस जगह को छोड़कर कहीं और जाना पड़ जाए। विस्थापन वर्तमान विश्व की बहुत बड़ी समस्या है और राष्ट्रों को मिलकर उसको काम करना चाहिए। आगे देखते हैं। बाकी बाकी अखबार का अध्ययन आप पूरा करिएगा अपने आप से, कोई के एनालिसिस में जितना हो सकता है मैंने आपको बता दिया है। आज के लिए इतने ही रखते हैं, और जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं करी वो आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके देखिएगा एक बार। धन्यवाद।